हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2 के गद्य भाग के तृतीय पाठ हो, यानी कि दोस्तों काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो सबसे पहले दोस्तों हम धर्मवीर भारती जी का परिचय पढ़ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने महादेवी वर्मा के भक्तिन और जैनेन्द्र कुमार के वाजार दर्शन पाठ का विधिवत व्याख्या के साथ में समझते हुए विस्तार के साथ में अध्ययन कर लिया है। यदि आपने अभी तक दोस्तों उन क्लासों को नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासों को पहले लीजिए। तो सबसे पहले जो धर्मवीर भारती है दोस्तों, इनका कहानी संग्रह और उपन्यासों के क्षेत्र में दोस्तों बहुत बड़ा दोस्तों योगदान माना जाता है। इनका जन्म है वो 1926 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके दोस्तों कविता संग्रह हैं। तो ठंडा लोहा को दोस्तों, कनुप्रिया को आप याद रखिएगा। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये प्रमुख रूप से दोस्तों उपन्यासकार हैं और इन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनका दोस्तों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अंधा युग, ये दोस्तों इनका गीति नाट्य है, जिसने दोस्तों धर्मवीर भारती की जो ख्याति थी उसमें 4 चांद लगाने का कार्य किया था। अंधा युग, ये दोस्तों इनका गीति नाटक है। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, तो ये इनका दोस्तों निबंध संग्रह है। जब कभी भी निबंध आते हैं तो 4 विकल्पों में दोस्तों ठेले पर हिमालय 90% दोस्तों इसके चांस हैं कि ठेले पर हिमालय वो पूछा जाता है कि किसका है। हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ये धर्मवीर भारती का भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों कनुप्रिया और ठंडा लोहा ये इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके 2 उपन्यास हैं प्रमुख। अंधा युग, ये इनका गीति नाटक है। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य पर ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय दोस्तों इनका प्रमुख निबंध संग्रह है। इनके प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन इनका 1997 में हो गया। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें ध्वस्त कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों कि अपनी सहज जो वृत्ति हैं, स्वाभाविक वृत्ति हैं। प्रेमचंद है, उन्होंने भी दोस्तों आगे यही बात कही थी पहले गद्य वाक्य की शुरुआत में, और यहाँ पर ये भी दोस्तों वही बात कर रहे हैं आत्मनियंत्रण की, ठीक है, सहजता की। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। तो जो स्वातंत्र्योत्तर भारत के जो दोस्तों कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, उनमें धर्मवीर भारती दोस्तों अग्रिम पंक्ति के साहित्यकार माने जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों गुनाहों का देवता, और उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य लिखा है। अंधा युग, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। यदि आपसे धर्मवीर भारती की विशेषता पूछा जाए रचना शैली की, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के ये रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। तो आपसे पूछा जाए कि भारती जी के किस उपन्यास पर हिंदी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो वो है दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को
चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग में दोस्तों महाभारत के पात्रों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूपायित किया गया है, ठीक है। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किस प्रकार की परिस्थितियां उपजी हैं, किस प्रकार से जीवन मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, उसकी दोस्तों अभिव्यक्ति इसमें हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में भी, मानव मूल्य और साहित्य, ये जो दोस्तों पुस्तक है वो समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में भी विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनका गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वे बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग फिलहाल प्रकाशन बंद है कि संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। एक दोस्तों भारती से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पत्रिकाओं का यदि क्वेश्चन आता है, धर्मवीर भारती का दोस्तों नाम है वो धर्म युग के साथ में जुड़ता है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण तो सबसे पहले दोस्तों काले मेघा दे पानी दे, काले मेघा पानी दे किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है? जो लोक प्रचलित विश्वास हैं और जो विज्ञान का द्वंद्व है, ठीक है, उनके बीच में जो द्वंद्व पैदा होता है उसका सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो सब धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गाँव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है। यानी कि दोस्तों पहले हम इंद्र सेना के माध्यम से पानी मांगा जाता है जिससे कि बरसात नहीं होती है दोस्तों, तो इंद्र सेना द्वार पर दोस्तों पानी मांगती है, ठीक है, जिससे कि बरसात हो जाए। तो ये एक लोक प्रचलित विश्वास था, लेकिन विज्ञान ठीक इसके विरुद्ध बात करता है। तो इसी प्रकार के द्वंद्वों को दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय कि इतनी दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का ना जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल जाति मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। दोस्तों अंधविश्वास और लोक प्रचलित विश्वासों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो कर्मकांड, ठीक है, जानलेवा हों, किसी के प्रति मजहब सांप्रदायिकता का प्रसार करें और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, स्त्री पुरुष का भेदभाव करें, तो दोस्तों उन्हें अंधविश्वास कह करके उनका अति शीघ्र ही उनका दमन कर देना चाहिए, निराकरण कर देना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो इसी बात को दोस्तों इस पाठ में हमें बताया है। विश्वास भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने, अधीरता को थामने और विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही नहीं अपनाने को बचपन में बाध्य रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? तो दोस्तों दोनों ही वास्तविकता में बड़े हैं,
कभी ऐसा आपने देखा होगा कि विज्ञान भी किन्हीं किन्हीं जगह पर इस प्रकार से असफल हो जाता है कि तब लोक प्रचलित विश्वासों का ही दोस्तों हमें सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हर जगह दोस्तों लोक प्रचलित विश्वास हैं वो भी कारगर नहीं साबित होते हैं। तो कई जगह पर दोस्तों अधिकांश आज जीवन का आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है। तो आजकल हर जीवन के हर कोने में, जीवन की हर परिस्थिति में, हर उम्र पर दोस्तों विज्ञान का है वो साम्राज्य फैल गया है। तो विज्ञान का महत्व भी दोस्तों कम नहीं है। तो दोनों का ही महत्व है दोस्तों, वो हमें समझना होगा। दोनों के बीच में सामंजस्य बना करके हमें रखना होगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से छिड़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। यानी कि एक तो इंद्रसेना थी, लेकिन जो लोग उनसे चिढ़ते थे वो उन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। उनका पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद स्वर में पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो काले मेघा पानी दे दोस्तों, ये तो नहीं कहा जाएगा आपसे गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे उक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं। तो ये आपकी काले मेघा पानी दे से। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दोहमेले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू के आषाढ़ में उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। क्योंकि बरसात नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो भी दोस्तों इंद्रसेना के लिए पानी है वो उपलब्ध करवाया जाता था। क्योंकि ऐसी मान्यता थी, ऐसा लोक विश्वास था कि यदि हम इन्हें नहलाएंगे तो ईश्वर है वो भी हमें नहलाएंगे और जल्द ही दोस्तों बरसात है वो हो जाएगी। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर या हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा यानी कि 10 दिन बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में से एक तो बहुत पानी कम आता है, आता भी था तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। यानी कि यह दोस्तों अंतिम उपाय था। लोक विश्वास था कि यदि इंद्रसेना निकलेगी तो बरसात अवश्य होगी। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र हैं और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। तो ये दोस्तों लेखक है जो किशोर था उस समय, तो ये उसका वैज्ञानिक मन तर्क करता था कि भाई जब पानी की इतनी कमी है तो तुम आप पानी को इस तरह क्यों बहा रहे हो। ठीक है, केवल एक विश्वास के ऊपर। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की।
देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से? कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भरकर पानी नष्ट करवाते घूमते फिरते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तो इस तरह के तर्क हैं वो लेखक है वो दिया करता था। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। बहुत ही दोस्तों मोस्ट वैज्ञानिक तर्क लेखक क्यों देता था? क्योंकि आर्य समाजी संस्कार में पड़ा हुआ था। किस समाज से जुड़ा हुआ था? आर्य समाजी संस्कार। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। तो किस सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ जो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेखक को बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार किससे मिला था? तो जीजी से। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे पास पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में पूजा कर रहा हूँ और किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर और किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले बेबी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठो मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो क्या तर्क दिया कि ये तो भाई पानी का अर्घ्य है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करते हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालते हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो किस तरह के दान की बात की गई है? यदि हमारे पास भी दोस्तों उतनी ही चीज़ है, ठीक है, और उसमें से आवश्यकता की चीज़ है, उसमें से हम किसी को दान दें तो वही दान है। यदि आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए हों तो उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर के ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंकता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं तो वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबको आचरण बनता है। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर मानने लगी थी। तो इसके पीछे क्या कारण था? आपसे पूछा जाए कि भाई जीजी है वो गांधीवादी बातें क्यों करती थी? क्योंकि उनका जो बड़ा लड़का है वो गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था।
इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगें हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग की कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इनके या उनके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यानी कि दोस्तों इसमें क्या व्यंग किया गया है? देश की दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी सत्ता है, ठीक है, उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, और इसमें किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है कि पानी तो झमाझम बरसता है, कि पैसा है, सब कुछ है, योजनाएं भी आती हैं, ठीक है, उनके लिए बजट भी पास होता है, लेकिन दोस्तों जो आम आदमी की जो गगरी है वो फूटी की फूटी रह जाती है, और जो बैल आम आदमी है वो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आम जो आधारभूत लेवल पे जनता के लिए जो दोस्तों काम करना रहता है उसका समाधान नहीं होता है, जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। तो लेखक इस स्थिति को बदलने की दोस्तों अनुशंसा करता है। मेंढक मंडली क्यों दिया था? क्योंकि कीचड़ वगैरह हम वो डोलते, ठीक है, वो जो लोग उनसे चढ़ते थे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। जी ने इंद्र सेना पर पानी फेना, क्योंकि जो भाई पहले कुछ लेने से पहले कुछ देना पड़ता है। जिस प्रकार से खेत में बुवाई करते हैं उसी प्रकार से हम या पानी देते हैं, तो इंद्र भगवान हमें भी 4 गुना 8 गुना पानी देंगे। पानी दे गुड़धानी दे, गुड़धानी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, पानी के साथ साथ में गुड़धानी भी बैलों के लिए मांग की जा रही है। गगरी फूटी बैल प्यासा, गुड़धानी एक मतलब एक मीठा दोस्तों गुड़ का और धानी का दोस्तों मिक्सर होता है, ठीक है, तो उसकी भी दोस्तों गर्मियों में है वो चलता है, तो इसीलिए वो गुड़धानी की मांग की जा रही है। गगरी पैटी, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी? क्यों गंगा मैया है वो दोस्तों पानी की सदावाही स्रोत नदी है, ठीक है, वो उसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए वो गंगा मैया की जय बोलती थी। बादल राग कविता है दोस्तों, वो भी आपके इसी में दी हुई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है, किसके प्रसंग में? तो दोस्तों ये वाली पंक्ति है कि त्याग तो वह होता है कि यदि आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए हों। तो ये पंक्ति देकर के आपसे पूछा जा सकता है किस पाठ से ली गई है? तो काले मेघा पानी दे से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एक शब्द हैं। गुड़धानी गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू होता है। टेरते माने पुकारते, दस्तपा माने तपते 10 दिन, ठीक है। पखवारा माने 15 दिन की अवधि, ढोर ढंगर माने पशु, सतिया माने स्वस्तिक चिन्ह, सांतिया बना देते हैं जिसे सांतिया कहते हैं। अर्घ्य माने जल चढ़ाना, अरवा चावल ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो। हर छठ माने जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व। जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी को होता है दोस्तों, उससे 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश का यह त्यौहार है जिसे हर छठ कहा जाता है। भूजा यानी कि भुना हुआ अन्न, किलापस्त यानी कि हार जाना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हमने काले मेघा पानी दे को यहाँ पर दोस्तों आपके धर्मवीर भारती के परिचय से और इसकी जो भूमिका है दोस्तों उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक आध दो क्वेश्चन है कि मेंढक मंडली कौन कहता था? चढ़ने वाले लोग कहते थे, ठीक है। और एक दो पंक्ति या कथन देकर के आपसे पूछा जा सकता है किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। और जो वैज्ञानिक तर्क है लेखक क्यों देता था, किस सभा का उपमंत्री बना दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार किसकी वजह से, जीजी की वजह से वो इन अंधविश्वासों को मानता था। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप सभी क्लासों को दोस्तों रेगुलर नियमित ढंग से ले रहे होंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट के साथ में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।